लेकिन दो तरफा हमले भारत की तरफ है। एक तो ये कि भाई भारत ने हमारी जमीन कब्जाई हुई है, यानी कि भारत ने गलत किया हुआ है, और दूसरा हम इतने ताकतवर, इतने शक्तिशाली, बलवान हैं कि हमने भारत की भी जमीन पर कब्जा कर लिया कि आपने हमारी जमीन कब्जाई। इससे बड़ा सबूत और दुनिया की इंटरनेशनल कोर्ट को, और जो भी इस बीच बचाव करेगा, जो भी क्यों करेगा बीच बचाव, साफ तौर पर कह दिया है जो भी मामला है का जो पूरा खुलासा है वो आपको हम क्या मतलब एक छुपी हुई वो है, लेकिन आईएसआई के वहां पर लोग मिले थे। अब बालेन शाह जब आए तो बालेन शाह के तेवर, उनके बयान साफ दर्शा रहे हैं कि उनकी नीयत और मंशा क्या है। आप सयाने की दृष्टि से देखते हैं या बचकाने से देखते हैं? नहीं, मैं तो आपसे वही समझ, मैं तो बोल रहा हूं ना, मुझे तो आपने ये कहा नहीं, आप नौसिखे और बचकाने वाली बात करें, मैं कह रहा हूं कि बहुत सयानेपन के साथ कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर जब कोई नौसिखिया खिलाड़ी खुद को बहुत बड़ा शहंशाह समझने की भूल कर बैठता है तो उसका हश्र क्या होता है। आज इसका सबसे बड़ा उदाहरण नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह है, जो बालेन शाह पिछले कुछ दिनों से भारत के खिलाफ बयानबाजी करके सीमा विवाद को हवा देकर नेपाल में अपना सस्ता राष्ट्रवाद चमकाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बैठे बैठे ऐसा चेकमेट किया है कि काठमांडू में उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई है। पीएम मोदी ने बिना कोई तीखा बयान दिए, बिना कोई टकराव पैदा किए, नेपाल की राजनीति के सबसे लोकप्रिय और उभरते नेता रवि लामिछाने, वही रवि लामिछाने जो कि सत्तारूढ़ आरएसपी के अध्यक्ष हैं, यानी कि बॉस हैं पार्टी में बालेन शाह के, उन्हें दिल्ली बुलाया। वो दिल्ली आए और एक ऐसी कूटनीतिक चाल चली जिसने बालेन शाह के पूरे भारत विरोधी और चीन के एजेंडे को ध्वस्त कर दिया है। एक तरफ बालेन शाह भारत से टकराव का माहौल बनाने की बचकानी जिद पर अड़े थे, ठीक उसी समय नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी के प्रमुख रवि लामिछाने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे थे, और इस मुलाकात में जो बातें सामने निकल कर आई वो बालेन शाह के मुंह पर एक करारा तमाचा है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद पता है आपको रवि लामिछाने ने क्या कहा? रवि लामिछाने ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपके विकास और क्षेत्रीय शांति के विजन में पूरी तरह सहभागी हूं। तो एक तरफ विनीत त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत भाई, एक तरफ तो बालेन शाह जो परंपरा है नेपाल की कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में दौरा करते हैं, भारत ने न्योता भी दिया, उन्होंने कह दिया कि भारत नहीं, मैं दुनिया के किसी भी देश में अगले 1 साल तक यात्रा करने नहीं जाऊंगा, और नेपाल ने भी जमीन कब्जाई हुई है। उनके बॉस भारत में बैठे हैं, भारत के दौरे पर आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये एकदम से ये समझ लीजिए कि पिछले 3 से 4 दिन से पिछले नेपाल के मामले में जो कुछ ये चल रही है, पूरे दुनिया का ध्यान इस समय हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में टिका हुआ है। जब से लामिछाने की विजिट होती है, उनका रेड कॉर्पेट वेलकम होता है, पुष्प वर्षा की जाती है बीजेपी में, जब ऑफिस में हेडक्वार्टर में। तो अच्छा, हेडक्वार्टर में जाना कोई अचंभे वाली बात नहीं है, पहले भी नेपाल के नेता राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों में आए हैं, तो इसमें लेकिन जिस तरह से उनका वेलकम किया जाता है, और ऐसी परिस्थिति में जबकि बालेन शाह ने एक ऐसा बयान दिया, हालांकि वो बयान जो है वो उनके लिए मुसीबत किया है, वो उस बयान से कहीं से ये नहीं कह सकते आप कि उस इंडिया को किसी तरह से लपेटे में लिया है। ना भाई, सीधा आपका ये कहना कि भाई हमने भी भारत की जमीन कब्जाई है, तो आप ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं? आपने तो ये बता दिया ना कि आपके नेता जो पहले पुराने कहते रहे कि लिपुले का भारत ने हमारी जमीन दे, काला पानी का जो मैटर था, तो ये तो उसने खुद साफ कर दिया बालेन शाह ने। मुझे तो बड़ी अच्छा लगा इस बयान से कि नहीं, इसमें लेकिन दो तरफा हमले भारत की तरफ है। एक तो ये कि भाई भारत ने हमारी जमीन कब्जाई हुई है, यानी कि भारत ने गलत किया हुआ है, और दूसरा हम इतने ताकतवर, इतने शक्तिशाली, बलवान हैं कि हमने भारत की भी जमीन पर कब्जा कर लिया। इससे देखिए नेपाल इस बयान के साथ हमारे कैसे हिंदुस्तान को एक मजबूत, कि आपके देश का प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि आपने हमारी जमीन कब्जाई। इससे बड़ा सबूत और दुनिया की इंटरनेशनल कोर्ट को, और जो भी इस बीच बचाव करेगा, जो भी क्यों करेगा बीच बचाव, साफ तौर पर कह दिया है जो भी मामला है, मसला है द्विपक्षीय मुद्दे से हम क्यों जाएंगे? ये तो ब्रिटेन के पास जा रहे थे ना, मना कर दिया ना, मना कर दिया कि दिखा दिया, हाँ, कि नहीं कर सकते आप एक्सेप्ट कर रहे हो भाई हमारी जमीन दो। सिर्फ इतना ही नहीं विनीत, देखिए अब 10 छात्र संगठन, जिन जेनजी ने आंदोलन करके इनको प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया है, वो 10 छात्र संगठन सड़कों पर उतरने की धमकी दे रहे हैं, इस्तीफा दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि माफी मांगिए भारत से, या अपने बयान को लेकर माफी मांगिए, इस्तीफा दीजिए। उनकी पार्टी के उनके विपक्ष के तमाम नेता, पूर्व प्रधानमंत्री लगातार विरोध कर रहे हैं, माफी मांगिए, इस्तीफा दीजिए। वो खुद घिरे हुए हैं। क्या बिसात दिल्ली में इस वक्त बिछ रही है? दिल्ली ने एक बहुत स्ट्रांग, भारत साजिश नहीं करता है, भारत षड्यंत्र नहीं रचता है, भारत कोई ये षड्यंत्र नहीं है, इसमें भारत का एक खुला
जैसे हमारी एक पारंपरिक रिश्ते हैं नेपाल के साथ में, और नेपाल केवल एक देश, एक छोटा सा देश नहीं कहे, ये समझिए कि वर्ल्ड ऑर्डर का और हिंदुस्तान को लेकर बहुत अहम, स्ट्रेटेजिक रूप से नेपाल बहुत अहम है। और इसीलिए यहां पर अमेरिका और चीन समय समय पर हस्तक्षेप, हमेशा इनका इन्फ्लुएंस रहता है। कभी किसी भी तरह अपने, उनके तौर तरीके हैं जिस तौर तरीकों से वो हमेशा नेपाल को एक ऐसा जोन बनाने की कोशिश करते हैं जहां पर बैठ के वो आसानी से हिंदुस्तान को टारगेट कर सके और हिंदुस्तान के अंदर चीजों को बिगाड़। पिछले दिनों एक आईएसआई के कुछ लोग मेंबर्स वहां पकड़े गए नेपाल में। और नेपाल में क्या था, एक महिला थी, वो उस महिला का जो पूरा खुलासा है वो आपको हम मतलब एक छुपी हुई वो है, लेकिन आईएसआई के वहां पर लोग मिले थे, प्रॉपर तरीके से ऑपरेशनल लोग। नहीं, वो तो लगातार ऑपरेशन कर ही रहे हैं बांग्लादेश में, और आईएसआई नेपाल में आईएसआई पिछले दिनों बहुत सक्रिय रही है। क्यों रही है? क्योंकि जब इलेक्शन होने थे नेपाल में तो आईएसआई को मोहरा बनाकर सीआईए, आईएसआई और चाइना की एजेंसियां ये सब चाहती थी कि यहां पर जो है ऐसी सरकार हम बनाएं, अपना एक ऐसा मोहरा बनाएं जो कि बिल्कुल हमारे इशारों पर चले, जैसे कि इनके पहले नहीं। अब विनीत अब आगे पॉइंट को बढ़ाते हैं। अब बालेन शाह जब आए तो बालेन शाह के तेवर, उनके बयान साफ दर्शा रहे हैं कि उनकी नीयत और मंशा क्या है। दूसरा पॉइंट, अब इसको आगे समझने की जरूरत है कि रवि लामिछाने ने, जो उनकी पार्टी के बॉस हैं, जो आरएसपी पार्टी सत्तारूढ़ जो सबसे ज्यादा उसने सीटें हासिल की हैं, उनकी मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से होती है, एस जयशंकर विदेश मंत्री से होती है, गृह मंत्री अमित शाह से होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करते हैं। तो अब भारत ने ये संदेश तो दिया होगा रवि लामिछाने को कि भैया समझा दीजिए उनको, या फिर रवि लामिछाने को भारत ने बताया है कि क्या भारत और नेपाल के भविष्य के लिए बेहतर है। अब आगे किस दिशा में जाती हुई चीजें दिखाई देती हैं? क्या रवि लामिछाने समझाएंगे बालेन शाह को, या फिर वो समझ गए कि समझने वाले नहीं है? एक लाइन में पहले ही समझे बालेन शाह ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। बालेन शाह एक नए पहले मेयर रहे हैं काठमांडू के, और उनका जो थोड़ा सा आप अगर इतिहास देखेंगे तो वो उसी मतलब भारत विरोधी, और वो उनके मैपिंग जो ग्रेटर नेपाल का जो मैप वगैरह दिखाते हैं, इसकी वजह से वो चर्चित रहे। जब उनको प्रधानमंत्री की सत्ता मिली तब उनको, नहीं, ये गलत बात बोल रहे हैं आप। ग्रेटर नेपाल दिखाकर, भाई नेपाल के खुद लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, भारत के साथ संबंध क्यों? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं ना कि ये अपना चेहरा ऐसा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि, लेकिन जब ये प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे और इनको एक मेयर तक सीमित नहीं रहे, अब ये देश के प्रधानमंत्री थे, इनको समझ में आ गया सारी चीजें कि बिना आप हिंदुस्तान को साथ लेकर अगर आप जो है पिट्ठू बनेंगे किसी के, तो आप जो है बहुत बुरी तरीके से पिस जाएंगे। नए राजनीतिक थे, इनको इतना तजर्बा नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, बचना चाह रहे हैं कि हम किसी विवादों से बचें, हम एक साल तक और एक हम नया, जैसे होता है कि नया बैट्समैन आया तो कहता है पहली गेंद में छक्का मार दूंगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इन्होंने लगातार आके कुछ ऐसे फैसले किए जो जनता के बड़े फेवर में थे। आके इन्होंने वीआईपी कल्चर को हटाया, स्कूल की शिक्षा को, नॉर्मल लाइन पे लग के वो कई जगह दिखेगा कि भैया जैसे आम आदमी लगा, तो उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की बालेन शाह ने कि भैया हम ये सरकार है प्रधानमंत्री, लेकिन हम बहुत ही आम आदमी के जैसे, आपकी पहली सरकार है जो नेपाल में रही, हम वैसे नहीं है। पहला उत्तर ये जो आपका सवाल है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, तो उसके पीछे लॉजिक यही था कि ये अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं भैया हम ना किसी के फेवर में, इतने नासमझ और नौसिखी और इतने मतलब नहीं है, वो बहुत सयाने हैं। क्या आपको लगता है कि उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि भारत की जमीन पर नेपाल का भी कब्जा है? मेरे को प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पता चला, और वो संसद में ये बयान अगर वो दे रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि सर इसको आप ये ऐसे ही निकल गया भाई, उनको नहीं पता था कि इसका क्या असर आने वाला पड़ेगा? आप सयाने की दृष्टि से देखते हैं या बचकाने से देखते हैं? नहीं, मैं तो आपसे वही समझ, मैं तो बोल रहा हूं ना, मुझे तो आपने ये कहा नहीं, आप नौसिखी और बचकाने वाली बात करें, मैं कह रहा हूं कि बहुत सयानेपन के हिसाब से। क्या उनको ये अंदाजा नहीं है कि भाई अगर मैं इस तरह का बयान देता हूं उसका क्या रिकर्पशन, क्या इसका असर पड़ेगा? क्या उनको ये नहीं पता होगा उसका? क्या उन्होंने इसका अंदाजा? मुझे लगता है शायद उन्होंने इसका साइड इफेक्ट की जगह पॉजिटिव इफेक्ट देखे होंगे। नहीं, उनको ये नहीं पता कि भारत क्या रिएक्शन दे सकता है। भारत का देखिए कुछ नहीं बोला भारत। नहीं, भारत ने क्या रिएक्शन दिया? नहीं, एमईए आई, रणधीर जायसवाल आए, उनके प्रधानमंत्री के मुकाबले भाई वो अगर प्रधानमंत्री से या विदेश मंत्री से नीचे किसी से मुलाकात नहीं करना चाहते, हमारे देश के विदेश सचिव का दौरा था बांग्लादेश में, माफ कीजिए नेपाल में,
उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री से नीचे से किसी से मुलाकात नहीं करूंगा। यानी कि विवेक जो मिस्त्री साहब हैं वो जा रहे थे, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। जो यहाँ के अपने अमेरिका के सर्जियो गौर वो मिलने जा रहे थे अमेरिका के, उन्हें उनका दौरा रद्द हो गया, एम्बेसडर का दौरा रद्द कर दिया। यानी कि वो सभी को एक सिरे से वहां पे। और एक चीज और बता दूं, बांग्लादेश, ये माफ कीजिए बार बार बांग्लादेश कहा रहा है, नेपाल की तरफ से इन्होंने, बालेन शाह ने सभी राजदूतों को बुला लिया उसकी, भैया आप आ जाइए, नेपाल में जितने भी राजदूत हैं आइए बैठिए, हाँ बताइए हम यहाँ पे प्रधानमंत्री बन गए, बताइए आप। यानी कि भारत और तमाम देश, भारत को तमाम देशों के साथ एक सिरे से उन्होंने रख दिया कि भाई आप भी इन्हीं के बराबर, आपका ये दर्जा है और हम भी प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री से नीचे से किसी से मुलाकात नहीं करने वाले। सर एक चीज, अगर ये ऐसा नहीं करके क्या वो एक देश का जो प्रधानमंत्री नया है वो नहीं चाह रहा कि शायद चाइना हमारे ऊपर किसी तरह से हावी हो पाए, अमेरिका हमारे ऊपर हावी हो पाए, हिंदुस्तान हमारे ऊपर हावी हो पाए, हमको सबसे एक न्यूट्रल संबंध लेके चलना है। हाँ, मेरी अच्छी बात है मेरे मन के अंदर हो सकता है कि मैं रविंदर सर को बहुत चाहता हूं, मेरे दिल में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे टीम के रोहित या अगला बंदा ये चीज को फील करे। यही कह रहा हूं, बालेन शाह ने अगर अपने देश के लोगों के लिए बिल्कुल जमीन पर उतरकर काम किया, बहुत अच्छा किया। बालेन शाह ने अगर ये स्ट्रेटजी अपनाई कि भाई मैं 1 साल तक दौरा नहीं करूंगा, बड़ा अच्छा फैसला है। आपने ये कहा कि मैं किसी भी प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री से नीचे से किसी से नहीं मिलूंगा, बहुत अच्छी बात है। आप भारत का न्योता नहीं स्वीकार करते, आप भारत दौरे पर नहीं आते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप संसद में जो बयान देते हैं उस पर मुझे नहीं लगता कि किसी भारतवासी को वो बयान स्वीकार होगा। बिल्कुल नहीं, किसी को भी नहीं स्वीकार होगा। इस पर आपत्ति है, बाकी आप अपनी विदेश नीति अपनी तय करिए। हमको आपत्ति सिर्फ इस चीज से है कि भैया आपने इस तरह से बयानबाजी कि हमने आपकी जमीन दाबी है और आपने हमारी जमीन दाबी है, मतलब ये तो मोहल्ले के एक पता नहीं कि मतलब उनके विवेक में क्या चल रहा था, उनके मन के अंदर क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया, आई डोंट नो। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये बयान उनके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है। क्यों? ये बहुत ही, मैं बता रहा हूं, ये घातक सिद्ध होगा। ये बयान उनके पॉलिटिकल करियर का बहुत ही ज्यादा एक ऐसे पॉइंट पर लाके टिकेगा कि आप हम सब देखेंगे, इसके उदाहरण बनेंगे। क्या अपनी सरकार पर पकड़ है इनकी पूरी? कोई खबरें कुछ आ रही हैं कि देखिए रवि लामिछे ने जो है ये जेल भी गए, जेल से आए, और दूसरी चीज है पार्टी के भीतर उनका कंट्रोल होल्ड है, पूरा होल्ड है। रवि लामिछे ने जब हिंदुस्तान आते हैं तो बातचीतें जो अंदर खानी हुई वो यही है कि भारत और नेपाल के संबंधों को कैसे जो है और मजबूत किया जाए, जो कि पहले की सरकारों में बिगड़े थे, खराब हुए थे संबंध कई सारे। लेकिन ये हुआ कि रवि लामिछे ने का यहाँ पर आना, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ में यहाँ के प्रधानमंत्री से मीटिंग करना, और जयशंकर सर ने जो रिप्लाई किया है वो भी बहुत अहम था कि क्या रवि लामिछे ने बालेन शाह से परमिशन लेकर आए होंगे भारत? बॉस तो निश्चित हुई होगी, बस बॉस तो रवि लामिछे नहीं है। हाँ बॉस है, लेकिन बातचीत जरूर 100%। और बिल्कुल ये क्या बालेन शाह अपनी उस कसम को तोड़ेंगे कि 1 साल में मैं किसी के से मिलने नहीं जाऊंगा? क्या आपको लग रहा है बालेन शाह भारत आएंगे? ये मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा इस पे कुछ भी। बालेन शाह क्या अपना कार्यकाल पूरा करेंगे आपको लग रहा है, या फिर रवि लामिछे ने? मैं इतना जरूर दावे के साथ में और अपनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको एक चीज बता दूं कि भारत और नेपाल के रिश्ते पिछले दिनों से बहुत मजबूत हुए हैं। हाँ। और जो चीजें खटास पहले पैदा की गई थी, जो चाइना की गवर्नमेंट, चाइना की पिट्ठू सरकार जो हिंदुस्तान के साथ में जो करवा रही थी, उन सब का खात्मा हुआ है। यहाँ पर एक विश्वास बना है। एक बड़ा नाम सामने आया, सुदन गुरुंग, जो कि कहा गया कि चाइना की तरफ से शिकार हुए गृह मंत्री हुआ करते थे पिछली सरकार में, उनको लेकर भी एक अंदर खाने बड़ी तगड़ी खबर आ रही है, और शायद इस खबर का असर भी आगे हफ्ते देखने को मिल जाए। और जैसे मैंने आपको कहा ना कि क्या बालेन शाह की पूरी पकड़ है अपनी सरकार पर, सुदन गुरुंग को लेकर कुछ खबर आ रही है? सुदन गुरुंग अगले, ये मेरा प्रेडिक्शन है, मैं अपने सोर्सेस के हवाले से चीज कह रहा हूं, अगले 1 हफ्ते के अंदर वो वापस से गृह मंत्री बनने जा रहे हैं। उनके कागज पत्र तैयार हो गए हैं, डेट वेट फाइनल है, मेरे पास डेट भी है। क्यों हटे थे और क्यों आ रहे हैं? हटे थे, उनके ऊपर करप्शन के आरोप लगाए गए। करप्शन के आरोप कैसे लगे आप देखिए। उनको नहीं, उनके ऊपर करप्शन का आरोप लगाने पर एक पत्रकार का हाथ था। अभी कुछ दिन पहले अगर आप नेपाल के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खंगालेंगे तो आपको एक वॉइस
एक वायरल हुई वॉइस दिखेगी। उस वायरल बातचीत को अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे चीन ने एक पत्रकार को मोहरा बनाकर उनके कहना था कि भैया ये सुदन गुरुंग जो है ये हमारे लिए ये पूरी ओपन बातचीत है। और ये कहां से वायरल हुआ, किसने वायरल किया, किसने उस पत्रकार का स्टिंग किया, कैसे इसमें चाइना पूरी तरह से एक्सपोज हुआ, कैसे सुदन गुरुंग को फंसाया गया सिर्फ इसलिए सुदन गुरुंग कि ये आदमी भारत के फेवर का है। अगर ये गृह मंत्री रहा, सुदन गुरुंग अगर गृह मंत्री रहा तो जितने भी बॉर्डर्स हैं हिंदुस्तान से लगते हुए पाकिस्तान के माफ कीजिएगा नेपाल के, ये इन सारे बॉर्डर्स पर हम ड्रग पेडलिंग नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ से एजेंटों के आवागमन नहीं कर पाएंगे, हम अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। बालेन शाह, क्या आपको लग रहा है कि सुदन गुरुंग को फिर से गृह मंत्री बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। और आपको पार्टी तो मुझे लगता है कि नहीं, पार्टी से मतलब नहीं, सुदन गुरुंग वापस से, पहले भी यही चीजें थी, बहुत सारे एक्सपर्ट्स मैं सुन रहा था तमाम जगह की सुदन गुरुंग नहीं बनेंगे। कुल मिला के क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा जा रही है, आप इसलिए बात को कंप्लीट करते हुए ये बस कंप्लीट कर रहा हूं। सुदन गुरुंग अगले हफ्ते में वापस से बनेंगे और गृह मंत्री बनेंगे। और दूसरी चीज ये है कि सुदन गुरुंग को फंसाया गया था। सुदन गुरुंग ने खुद, उनको के ऊपर किसी ने आरोप, उनके ऊपर जब आरोप लगे तो उन्होंने कहा मैं अपनी स्वेच्छा से गृह मंत्री हूं, मेरे वजह से जांच जो है, जो एजेंसियां कर रही हैं वो कमजोर पड़ सकती, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी उठाते हुए पद से इस्तीफा, उनके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुए थे। और जब से ये ऑडियो रिवील हुई और पूरा चीन का एक्सपोज हुआ है कि किस तरह, कहां है ऑडियो, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएगा। नेपाल की सारी न्यूज चैनल्स, अखबार में आपको पिछले एक क्या डाले उसमें आप देख सकते, आप देखिए सुदन गुरुंग वायरल करके, आप सुदन गुरुंग वायरल वॉइस, वायरल ऑडियो, इस तरह करके आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। और मैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। लास्ट में बस यही कि अब जब रवि लामिछाने ने नेपाल में भारत के दौरे के बाद वापस पहुंचेंगे तो क्या बालेन शाह के स्वर बदले हुए बदल गए, बिना जाए बदल गए हैं। जाने की जरूरत नहीं, यहीं से बदल गए हैं। हाँ बिल्कुल, उसके उनके तेवर बहुत बदले। और हो सकता है इसलिए 10 गजा जमीन का जिक्र किया है, 10 गजा जमीन पर हमने कब्जा किया है। वो बहुत बदले हैं, वो समझ चुके हैं कि भाई अच्छा देखिए, भारत का कभी भी किसी भी देश से और इतिहास ही नहीं रहा हमारा कि इस सब चीजों को लेकर हम लड़ाई झगड़ा करें। उन्होंने एक बड़े अच्छे बयान दिया कि हम लोग तौर तरीके से बैठकर, ये कोई विवाद खींचने वाली चीज नहीं है, हम इसको निपटाएंगे। रवि लामिछाने का बड़ा अच्छा बयान था कि बैठ के हम बातचीत करेंगे, अपने इतिहास को खंगालेंगे, देखेंगे। अच्छा, काला पानी का भी मसला ये है कि हर साल नदी में बाढ़ आती है, इधर का नहीं, वो फिर और ज्यादा गहराई और इतिहास में घुस जाएंगे हम। फिर वो 1816 और 1860 की संधि की बात आ जाएगी। 1816 नेपाल कह रहा है, भारत कह रहा है 1860 में बदलाव आ गया। वो थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में हम चले जाएंगे, उसकी को लेकर भी अगर हमारे व्यूअर्स कहेंगे तो एक पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई ये विवाद कैसे 1816 में क्या संधि हुई थी और 1860 की सुगौली संधि क्या थी। सर वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि काला पानी की जो नदी का बहाव है वो कैसे तय कर देता है कि आधे गांव एक साल में हिंदुस्तान में आ जाते हैं, आधे गांव पता चलता है वो नेपाल में से हो गए। लीक तो कर दिया ना, बता तो दिया कि बाढ़ आ जाती है पानी तो में। वो एक उसकी नदी का ऐसा एक बना, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उसकी पूरी ज्योग्राफी है उसकी। लेकिन आज चर्चा का मकसद हमारा कहीं से भी अपने नेपाल के भाइयों के लिए या अपनी नेपाल की सरकार के लिए कुछ गलत बात नहीं थी, करने का नहीं था। हमारा यही था कि आज की तारीख में बालेन शाह की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं और वहीं उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष भारत में आकर भारत के साथ जो संबंध रहे हैं उस पर अच्छी बातें। रविंद्र सर, हम अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो से तो उम्मीद नहीं कर सकते ना, हम उम्मीद तो नेपाल से ही कर सकते हैं। और नेपाल बहुत अच्छा, मतलब रोटी और बेटी का नाता जिस देश के साथ में हो, उस देश से शिकायत भी हो सकती है और उस देश से आप हमारे अच्छे संबंध तो है ही। भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा बिल्कुल भी कतई मकसद नहीं। फिर भी आपको कोई ऐसी बात लगी हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन हमारा मकसद कतई भी नहीं है। हमारा मकसद फिर वही है कि बालेन शाह ने अगर संसद में कोई बयान दिया है और भारत के खिलाफ वो तेवर अगर इस तरह के दिखा रहे हैं, अपने आप को ऊपर रखकर भारत को नीचा दिखाकर, हमें उस पर आपत्ति है। आपको भी आपत्ति है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।